नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आज एक नए पाठ के साथ। हिंदी भाषा की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, विद्यालय जाना तो आप सभी को अच्छा लगता होगा। विद्यालय में आप पढ़ाई लिखाई के साथ में खेल कूद भी करते हैं। इसके अतिरिक्त आप विद्यालय की सभी गतिविधियों में भाग लेते हैं। आप क्राफ्ट वर्क भी करते हैं, पेंटिंग भी कराई जाती है आपसे, और आपको पुस्तकालय में नई नई पुस्तकें भी पढ़ने के लिए दी जाती हैं। बच्चों, आपके शिक्षक शिक्षिकाएं आपकी समस्याओं को बड़े ध्यान से सुनते हैं। आप जानते हैं बच्चों, जब आप घर से निकलकर विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं या जो प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका हैं, वो ही आपके गार्जियन होते हैं, आपके अभिभावक होते हैं। तो आप जब अपनी कोई समस्या उनसे कहते हैं तो उसे वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। बच्चों, यदि सोचिए कि आपकी कोई बात विद्यालय में न सुनी जाए और केवल पढ़ाई लिखाई हो, आपके लिए कोई खेल कूद का प्रबंध ना हो या कोई गतिविधि जैसे चित्रकला करना या क्राफ्ट वर्क करना वो ना कराया जाए विद्यालय में, तो क्या विद्यालय जाना आप पसंद करेंगे? विद्यालय कितना उबाऊ हो जाएगा, है ना बच्चों? तो कहने का मतलब ये है कि आपको विद्यालय तभी अच्छा लगता है या बच्चों को विद्यालय जाना तभी अच्छा लगता है जब वहाँ पढ़ने लिखने के साथ में अनेक प्रकार की गतिविधियां हो, खेल कूद हो, पढ़ाई लिखाई हो, साथ में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपको भाग लेने को मिले, तब आपको विद्यालय अच्छा लगता है। बच्चों, आज का पाठ जो कि आपकी मंजरी से लिया गया है, ये 8वां पाठ है। इसका शीर्षक है स्कूल मुझे अच्छा लगता है। तो ये पाठ जो है, इस पाठ में एक ऐसी लड़की की कहानी है, छोटी सी लड़की की कहानी है, जो कि एक स्कूल से निकल जाती है और दूसरे स्कूल में दाखिला लेने के लिए जाती है। बच्चों, तोतो चान एक चुलबुली सी शैतान नटखट सी लड़की है। वो लड़की बार बार प्रश्न पूछना चाहती, बहुत ही जिज्ञासु है। जिज्ञासु का मतलब उसको बार बार हर बात पर प्रश्न पूछना अच्छा लगता है। किसी भी बात को देखती तो पूछती ऐसा क्यों, ऐसा कहाँ, इसका क्या कारण है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछना आपको अच्छा लगता है। तो वो जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ की शिक्षिका उससे बड़ी परेशान रहती थी, उसके नटखटपन, उसके चुलबुलेपन से परेशान रहती थी, क्योंकि वह पढ़ाई के समय एक जगह बैठती नहीं थी कक्षा में। तो क्या करती, और ये जो तोतो चान, इसका नाम था तोतो चान। तोतो चान एक जापानी बालिका थी। जापान एक देश है और वो जापान की रहने वाली थी, तो इसलिए वो जापानी बालिका थी। एक दिन तोतो चान की माँ को शिक्षिका ने बुलाया और उससे उसकी शिकायत की। क्या शिकायत की? उसने कहा कि तोतो चान पढ़ने के बजाय खिड़की पर खड़ी होकर के आते जाते लोगों से बातें करती रहती। कक्षा में खिड़की होती है, तो जब पढ़ाई वढ़ाई शुरू हो जाए तो वो क्या करती, पढ़ती लिखती नहीं थी और खिड़की पर खड़ी होकर के वो आते जाते लोग, जैसे जो सड़क से निकलते थे उसकी खिड़की सड़क के पास रही होगी, तो वहां पर आते जाते लोगों से वो बातें करती थी। खिड़की के बाहर एक पेड़ लगा हुआ था सड़क पर, उस पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसले बनाए हुए थे। तो जब कभी चिड़िया जब घोंसले के पास आती थी तो वह दूर से ही चिड़ियों से बातें करती थी, अपने आप बातें बनाती थी और उसको लगता था कि वो चिड़ियों से बातें करी, जैसे कि छोटे बच्चे अक्सर करते हैं, क्योंकि उनको नई नई चीजें देख करके वो देखना चाहते हैं, तो वो बजाय बैठने के वो इस तरह के काम करती थी। जब उसको चित्र रंगने के लिए दिया जाता था तो मेज पर रखती थी। आपने देखा होगा बच्चे, कभी जब बच्चे जब एक्स कलर चलाते हैं तो बहुत तेज तेज चलाते हैं, या कलर खूब तेज तेज चलाते हैं, और वो कलर जो है उसके पन्ने से बाहर निकल करके मेज पर आ जाते थे। छोटे बच्चे तो अक्सर ही ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको तुरंत तो रंगना आता नहीं है, तो वो उसका रंग जो था वो मेज पर आ जाता था, जिससे कि मेज उसकी अक्सर गंदी हो जाती थी। और उसने क्या शिकायत की, उन्होंने कहा, उनकी मैडम ने, कि उसका जो लिखने वाली जो मेज थी उसमें अंदर रखने का सामान बना हुआ था, ऊपर से मेज उसकी बंद हो जाती थी। उसको क्या होता था, मेज को खट से खोलने बंद करने में मजा आता था, तो वो क्या करती थी, वो मेज को अपनी सामान, फिर उसने रबड़ निकाली, फिर उसको खट से बंद किया, फिर पेंसिल निकाली, फिर खोला, फिर बंद किया, फिर कुछ निकाला, फिर बंद किया, और बड़ी तेजी से खटाखट बंद करती थी। तो ये भी उसकी शिक्षिका को अच्छा नहीं लगता था। उसने कहा कि इससे हमारे पढ़ाई के कार्य में बाधा पड़ता है।
शिक्षिका ने उसकी माँ से कहा कि भाई ऐसा करिए कि आप अपनी बेटी का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, आप इसका दाखिला किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसकी शैतानी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उनकी माँ थोड़ा दुखी हुई, लेकिन उन्होंने सोचा चलो ठीक है, हमारी बच्ची है, यहाँ नहीं हम और कहीं पढ़ाएंगे जाकर के इसको। तो वो अपनी बच्ची को लेकर के स्कूल में चल देती हैं। तो जो आपका पाठ है, ये आर्ट है, इसमें उसके नए स्कूल के बारे में वर्णन है कि उसका नया स्कूल किस प्रकार का था और वहां पर उसने किस प्रकार से, वहां के शिक्षक थे, कैसा स्कूल था। ये आपके इस पाठ में एक भाग। आज हम आपके इस पाठ का पहला भाग पढ़ाएंगे, एक भाग पढ़ाएंगे, अगला भाग हम दूसरी कक्षा में पढ़ाएंगे। तो बच्चों आप देखिए कि इस कहानी को, तोतो चान को लिखने वाली लेखिका का भी हम परिचय थोड़ा सा प्राप्त कर लेते हैं। तोतो चान की कहानी लिखने वाली लेखिका का नाम है तेत्सुको कुरोयानागी। बच्चों आप इसको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, हम अंत में आपसे लेखिका का नाम अवश्य पूछेंगे। तेत्सुको कुरोयानागी ये एक जापानी लेखिका है। इनका जन्म 9 अगस्त 1933 को टोक्यो में हुआ था। टोक्यो बेटा जापान की राजधानी टोक्यो है, तो टोक्यो में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता एक सम्मानित वायलिन वादक थे। वायलिन क्या होता है? जैसे आप सितार बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, उसी प्रकार से वायलिन भी एक वाद्य यंत्र होता है जो कि इनके पिताजी बजाते थे। इन्होंने टोक्यो कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन मतलब अर्थात जो हाई स्कूल हो गया और उसके बाद जो इंटरमीडिएट हो गया, उसके बाद जो कक्षा होती है वो ग्रेजुएट की होती। तो उन्होंने टोक्यो कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। इनकी पुस्तक तोतो चान विश्व प्रसिद्ध कृति है। इनकी जो किताब है तोतो चान विश्व प्रसिद्ध मतलब उसको दुनिया में सभी लोगों ने, बहुत ज्यादा लोगों ने पढ़ा है, जिसका दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। बेटा मूल रूप से बच्चों ये जो तोतो चान है ये जापान की लेखिका थी, तो किस भाषा में लिखेंगी? उन्होंने जापानी में लिखा है, लेकिन इसका विश्व की अनेक भाषाओं में, जैसे हिंदी में, अंग्रेजी में या और भाषाओं में, रूसी में इनका अनुवाद हो चुका है। जो यहाँ दिया गया पाठ है वो इस पुस्तक का एक छोटा सा अंश है। तोतो चान की कहानी बहुत बड़ी है, आप इस कहानी को जरूर पढ़िएगा। यहाँ जो आपका पाठ है ये आपकी इस कहानी जो तोतो चान की पुस्तक है, जिसकी की लेखिका है तेत्सुको कुरोयानागी, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका एक अंश मात्र है, छोटा सा हिस्सा है। ये हिस्सा कहाँ से शुरू होता है? जब तोतो चान अपने पुराने स्कूल से जब उसको हटा दिया जाता है तो वो नए स्कूल में आती है। तो नए स्कूल के जब वो पहुंचती है तो उस नए स्कूल उसका कैसा है उसका इसमें वर्णन है। देखिए बच्चों, उसका नया स्कूल कुछ ऐसा था। देखिए आपको ये चित्र आप देख रहे हैं तो आप इसमें कहीं स्कूल दिखाई दे रहा है बच्चों? स्कूल जैसा इसमें कुछ भी लग रहा है? क्या दिख रहा है आपको? सब पेड़ दिख रहे हैं और ये रेलगाड़ी दिख रही है, पत्तियां दिख रही हैं, मगर आपको स्कूल जैसा इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन तोतो चान का नया स्कूल कुछ ऐसा ही था। देखिए ये 2 पेड़ लगे हुए, जब वो पहुंचती है अपने स्कूल के गेट पर तो उसका गेट कैसा था? उसका गेट पेड़ के 2 तनों पर बना हुआ था। बीच में स्कूल जो लिखा जाता है उसकी जो पट्टी थी वो टंगी हुई थी और उस पर स्कूल का नाम लिखा हुआ था। क्या लिखा था? तोमोएगाकुन, ये इसके स्कूल का नाम था, उसके विद्यालय का नाम था ये तोमोएगाकुन, और ये पेड़ के 2 डालों पर उसको टंगा हुआ था। फिर देखिए ये क्या है? ये है रेलगाड़ी के डिब्बे, और ये जो रेलगाड़ी की कुछ ऐसा था जो कि हम आपको चित्र में लिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये देखिए ये जो है रेलगाड़ी के डिब्बे थे, 6 रेलगाड़ी के डिब्बे थे और उनमें उस स्कूल की विद्यालय की कक्षाएं लगती थी। था ना बच्चों ये अनोखा स्कूल? तो ऐसा स्कूल देख करके तोतो चान एकदम खुश हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई। आप जानते हैं बच्चों कि छोटे बच्चों को, आप तो कक्षा 7 में हैं, बड़े बच्चे हैं, लेकिन अगर आपके छोटे भाई बहन है तो उनको रेलगाड़ी, हवाई जहाज, चिड़िया, पेड़ पौधे देखने में कितना मजा आता है ना। तो इसी प्रकार से वो छोटी सी बालिका जो तोतो चान थी वो अपने नए स्कूल को देखकर खुश हो गई। तो बच्चों अब आप अपना पाठ 8 खोलिए और मेरे साथ में पाठ का आदर्श वाचन करिए। आप इसको पढ़िए मेरे साथ में, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए।
जब तोतो चान ने नए स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई। अब तक जिस स्कूल में वह आती थी उसका गेट सीमेंट के दो बड़े खंभों पर, जैसे कि सभी की विद्यालय का गेट होता है, सीमेंट के दो खंभे होते हैं, उस पर गेट बनाया जाता है और गेट में दो दरवाजे होते हैं, उसको बंद किया जाता है। लेकिन यहाँ तो कुछ अजीबोगरीब ही था कि उसका गेट जो था खंभों पर नहीं बना हुआ था। स्कूल का गेट तो पेड़ के दो तनों का था, उन पर टहनियां और पत्ते भी थीं। अब गेट कैसा था? टहनियां और पत्तों वाला था, पेड़ का था। तो सबसे पहले तोतो चान ने, देखो कितनी जिज्ञासु हुआ, और उसने सबसे पहले क्या किया, अरे स्कूल का गेट तो बढ़ रहा है, मतलब पेड़ थे तो पेड़ तो बढ़ेंगे ही। तोतो चान ने कहा यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ज्यादा ऊंचा हो। टेलीफोन का खंभा बहुत ऊंचा होता है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ऊंचा हो जाए, जैसे टावर लगाते हैं टेलीफोन का, ऊंचा लगाते हैं। तो उनका अरे ये तो बढ़ रहा है, गेट बढ़ने वाला है। गेट के दो खंभे असल में पेड़ ही थे, वो दो पेड़ थे जिनकी जड़ें मौजूद थी। और कुछ पास देखने पर, पास पहुंचने पर तोतो चान ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके स्कूल का नाम पढ़ना था। गर्दन टेढ़ी करके क्यों? क्योंकि वो स्कूल की पट्टी टेढ़ी हो गई थी, तो वो अपना सिर झुका करके स्कूल का नाम पढ़ने की कोशिश कर रही है। स्कूल का नाम क्या था? तोमोए गाकुन। ये जापानी भाषा है, तो उनकी भाषा में इसका कुछ अर्थ होता होगा, तो उस स्कूल का नाम था तोमोए गाकुन। तोतो चान माँ से पूछना चाहती थी तोमोए का मतलब। तो मान बहुत जिज्ञासु थी, हमने आपको पहले ही बताया था, उसको हर बात में सवाल करना और उसका अर्थ जानना, उसका क्या उत्तर है वो जानने में बहुत रुचि रखती थी। तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये तोमोए गाकुन का क्या मतलब है? लेकिन तब तक उसने क्या देखा, और उसकी आंखें कुछ चकाचौंध हो गई। उसने देखा कि वह सपना देख रही है, एक ऐसी चीज उसने देखी कि उसे लगा कि वो सपनों के लोक में वो पहुंच गई है। वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे क्या हम देख रहे हैं? उसने ऐसी चीज देखी। क्या देखा उसने? रेलगाड़ी के डिब्बे थे, रेलगाड़ी खड़ी हुई थी। तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या यह सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो वहां स्कूल के मैदान में एक अनोखा स्कूल था, ना वहां पर कोई कमरा था ना भवन था, बजाय इसके रेलगाड़ी के डिब्बे थे। तो वो तो चौंक गई, क्या ये स्कूल का मैदान है जहां पर की रेलगाड़ी के डिब्बे हैं? स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। तो जान को लगा ऐसा तो सपनों में होता होगा, रेलगाड़ी में स्कूल है ना बच्चों, अनोखी बात। आपको भी सोच करके कुछ अटपटा लगा होगा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि रेलगाड़ी के डिब्बे में भी हम कक्षाएं चला सकते हैं, वो भी पूरा स्कूल चला सकते हैं? डिब्बों की खिड़कियां सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थी। बस सुबह सुबह गई थी उसकी माँ उसको नाम लिखाने के लिए, एडमिशन कराने के लिए। तो उसकी जो खिड़की थी, उसकी जो खिड़कियां थी डिब्बों की, वो प्रातःकालीन धूप में चमक रही थी। लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखें और भी अधिक चमक रही थी। वो छोटी सी लड़की गुलाबी गालों वाली कौन थी? तो चांद। वो उन डिब्बों को देखकर और ज्यादा उसकी आंखें चकाचौंध हो रही थीं। इस क्षण भर बाद ही तो चांद खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बों की ओर भागी। उसको लगा भाई देखो बच्चे जब रेलगाड़ी देखते हैं तो क्या करते, खड़ी हुई रेलगाड़ी में उनका मन करता है जल्दी से चढ़ जाएं, हैं? और रेलगाड़ी की छुक छुक की आवाज, आपने देखा होगा कि बच्चे आपस में मिलजुल कर रेलगाड़ी बनाते हैं, तो रेलगाड़ी बच्चों को अच्छी लगती है। तो भागी और भागते भागते मुड़कर ही माँ से कहा, आओ जल्दी करो, बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम तुरंत चढ़ जाते। उसने कहा हम जाते हैं और तुरंत उस गाड़ी में जाकर के चढ़ जाते हैं। लेकिन उसकी माँ ने उसको रोका। उसने कहा नहीं, तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, ये कक्षाएं हैं और तुम तो अभी इस विद्यालय की छात्रा भी नहीं हो, तुमने तभी इसमें नाम भी नहीं लिखा है, तुम्हारा तभी इसमें दाखिला भी नहीं हुआ है। तो उसने कहा अब वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। अब वो क्या करती है, उसने देखा कि अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो, उसकी माँ ने कहा तो तुमको सबसे पहले इस विद्यालय में दाखिला लेना होगा। और उन्होंने कहा कि तुमको हेडमास्टर के सामने कायदे से पेश आना होगा। कायदे का मतलब बच्चों समझते हैं, जब आप किसी मेहमान के घर जाते हैं या आपके घर कोई आने वाला होता है तो आपके मम्मी पापा आपको बताते हैं देखो भाई ऐसा है कि कायदे से बैठना, मतलब ढंग से, शिष्टाचार पूर्वक, नियम पूर्वक, ये नहीं कि शैतानी करने लगना। तो उसकी माँ ने उससे कहा बेटा हेडमास्टर के सामने जब जाना तो कायदे से बैठना, तभी तुम्हारा दाखिला इस विद्यालय में हो सकेगा। माँ ने कहना तो चाहा कि प्रश्न ये नहीं है
कि तुमको ये विद्यालय अच्छा लगा? प्रश्न यह होना चाहिए कि हेडमास्टर जी तुमको पसंद करते हैं कि नहीं और तुमको इस विद्यालय में दाखिला मिलता है कि नहीं। ऐसा उसकी माँ ने क्यों कहा? क्योंकि पहले वाली शिक्षिका तो चांद से परेशान थी, तो इस कारण उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं इसके नटखटपन, चुलबुलेपन और इसकी शैतानियों के कारण यहाँ के हेडमास्टर भी इसका नाम अपने विद्यालय में ना लिखें। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था, वह दाहिने हाथ की तरफ था। एक भवन था जो कि दाहिने हाथ की तरफ था, उस भवन में था और उस भवन में अर्धगोलाकार सीढ़ियां थी। अर्धगोलाकार सीढ़ियां जैसे होती हैं, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं तो पूरी पूरी सीढ़ियां के गोल गोल सीढ़ियां बनी हुई थी और उसके ऊपर चढ़ के एक कमरा था जहां पर कि हेडमास्टर जी का भवन था। अब जब वो हेडमास्टर जी के भवन के पास जा रही है तो उसने एक बार रुक जाती है, तो उसकी माँ सोचती है कि ऐसा तो नहीं कि इसने अपना मन बदल दिया, इसका नाम ही स्कूल में जाने का नहीं है या स्कूल जाना ही नहीं चाहती। तो वो बहुत घबरा गई, लेकिन उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रुक गई? तो उस तोतो चांद ने क्या पूछा माँ से कि माँ, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वो यहाँ के स्टेशन मास्टर है ना? ऐसा उसने क्यों कहा कि स्टेशन मास्टर है ना? वो जिज्ञासु थी और वो सब मतलब ये सोच रही है कि अगर ये रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी के मालिक स्टेशन मास्टर ही होंगे, क्योंकि जब वो स्टेशन पर कभी गई होगी तो वहां पर उसने स्टेशन मास्टर से को देखा होगा जो कि रेलगाड़ी को संचालित करते हैं। उसको ऐसा लगा कि रेलगाड़ियों के मालिक जो होंगे वो स्टेशन मास्टर ही होते हैं। तो उसने माँ से पूछा कि माँ, क्या ये स्टेशन मास्टर हैं क्या? अब उसकी माँ जो थी, छोटी बच्ची की माँ थी, तो माँ भी उसकी काफी मजेदार थी। उसने पूछा, उसके कान में फुसफुसा करके पूछा कि ऐसा तुम क्यों पूछ रही हो? तो तोतो चांद ने कहा कि ये रेलगाड़ी के मालिक हैं, तो फिर जो है जब ये रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चला रहे हैं तो ये हेडमास्टर की बजाय जरूर स्टेशन मास्टर होने चाहिए। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम उन्हीं से जा करके क्यों नहीं पूछ लेती हो? लेकिन फिर उसको समझाते हुए उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के पास अनेक वायलिन हैं, कई सारे वायलिन हैं और उनको वायलिन बजाने का शौक है, लेकिन इससे हमारा घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता है। इस प्रकार से तोतो चांद की माँ ने उसे ये समझाना चाहा कि जिस प्रकार से वायलिन इकट्ठे करने से तुम्हारे पिता वायलिन की दुकान नहीं चलाने लगते हैं, इसी प्रकार से रेलगाड़ी के डिब्बे में स्कूल चलाने के कारण हेडमास्टर स्टेशन मास्टर तो नहीं हो सकते हैं। तो तोतो चांद को उनकी बात थोड़ी सी समझ में आई और वो आगे बढ़ी। जब माँ और तोतो चांद वहां पर घुसे तो उन्होंने क्या देखा कि हेडमास्टर साहब दफ्तर में बैठे हुए थे। अब वो कैसे थे? उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गायब थे, पर उनका चेहरा बहुत ही स्वस्थ लगता था। वो बहुत लंबे भी नहीं थे और उनके कंधों में मजबूती थी। जल्दी से झुककर तोतो चांद ने नमस्ते किया और उत्साह से पूछा, बिल्कुल डरती नहीं थी, जल्दी से नमस्ते किया, फटाक से पूछा कि आप स्कूल के हेडमास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? उसके दिमाग में वो क्वेश्चन चल रहा था, वो प्रश्न उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने तुरंत ही उस प्रश्न को हेडमास्टर साहब से कहा कि आप इस विद्यालय के हेडमास्टर हैं या स्टेशन मास्टर हैं? लेकिन अब माँ तो बड़ी परेशान होगी कि इसने जाते ही जाते हेडमास्टर से ऐसा प्रश्न पूछ दिया है, कहीं ऐसा ना हो वो नाराज हो जाए। लेकिन इससे पहले ही हेडमास्टर साहब बोले कि मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तो चांद की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, क्योंकि अब मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगना चाहती हूँ? उसने कहा कि मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। हेडमास्टर जी ने तोतो चांद को सामने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और उनका बैठो कुर्सी पर। फिर वह माँ की ओर मुड़कर बोले कि अब आप जा सकती हूँ। उन्होंने उनकी माँ से कहा, आप जाइए, मैं इस लड़की से अकेले में बात करूंगा, मैं तोतो चांद से कुछ बात करना चाहता हूँ। तोतो चांद की माँ को थोड़ी उलझन हुई कि लड़की उनकी शैतान थी, कहीं बाद में पता नहीं कौन से सवाल जवाब करे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोच कर देखा कि उनको लगा कि सामने बैठे हुए जो सज्जन हैं, जो हेडमास्टर हैं, वो एक अच्छे व्यक्ति हैं और हम उनसे बात कर सकते हैं। तो बच्चों, पाठ के इस भाग में आपने विद्यालय के स्कूल का गेट, उस वहाँ की कक्षाएं और हेडमास्टर का जो व्यक्तित्व था उसके बारे में जाना। अगला जो होगा, जो उसकी अगली जानकारी है, वो हम आपको अगले भाग में देंगे। अब पाठ के इस भाग पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। सबसे पहले तो
आप इन प्रश्नों के उत्तर देने के साथ साथ इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख भी सकते हैं। यह कहानी किस देश की है? यह कहानी जापान देश की है। दूसरे प्रश्न है कि कहानी की लेखिका का नाम क्या है? हमने कहा था आपसे कहानी की लेखिका का नाम तेत्सुको कुरोयानागी है। क्या है? तेत्सुको कुरोयानागी। आप इनको अपने कॉपी में लिखिए बच्चों। तोतो चान के नए स्कूल का गेट कैसा था? सबसे पहले तो अचंभित हुई थी वो विद्यालय के गेट को ही देखकर। तो नए स्कूल का गेट उसका पेड़ के 2 तनों का था। तोतो चान के नए स्कूल का नाम क्या था? नए स्कूल का नाम था तोमोए गा कुन। क्या नाम था? तोमोए गा कुन। तोतो चान को स्कूल अच्छा क्यों लगा? वो स्कूल सामान्य स्कूलों से बिल्कुल अलग था। उसका गेट खंभों पर ना हो करके, सीमेंट के खंभों पर ना हो करके पेड़ के तनों में था, और जो उसके कक्ष थे, जो उसके कक्षाएं थी, वो सामान्य कक्षाएं ना हो करके रेलगाड़ी के डिब्बों में लगने वाली आकर्षक सी कक्षाएं थीं। स्कूल में कमरों की जगह क्या था? स्कूल में कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे। और उसने हेडमास्टर जी से जाते ही क्या सवाल पूछा था? हेडमास्टर जी से जाते ही उसने सवाल पूछा था कि आप इस विद्यालय के हेडमास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? तो बच्चों, आपने प्रश्नों के उत्तर भी देखे और आशा करती हूँ आपने इनको लिख भी लिया होगा और अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। अब हम चलते हैं व्याकरण की तरफ। अब हम आपके पाठ के अंत में दी हुई कुछ व्याकरण संबंधी जानकारी भी प्राप्त करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं। तो हम वर्ण किन्हें कहते हैं? जो हमारी वर्णमाला है वो क्या है? वर्णों का समूह है। आ से लेकर के ज्ञा तक ये हमारे होते हैं वर्ण। इसमें स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, व्यंजनों के कई प्रकार होते हैं। अब हम आते हैं शब्द पर। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि आम। आम क्या है? आ और माँ का वो समूह है, आ और माँ का योग है, लेकिन ये सार्थक है, इसका कुछ अर्थ निकले उसको कहते हैं सार्थक। तो वर्णों के जो सार्थक समूह होते हैं वो कई वर्ण भी जुड़ के बन सकते हैं और 1-2 वर्ण भी मिलकर जुड़ सकते हैं। एक अकेला वर्ण कभी भी शब्द नहीं बन सकता है। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द बच्चों कई प्रकार के होते हैं। इनमें से 2 प्रकार आज हम सीखेंगे। पहला है एकार्थी शब्द। एक अर्थी मतलब जिसका एक ही अर्थ हो। जिन शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से एक ही अर्थ के लिए होता है उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब जिन शब्दों का प्रयोग में एक ही अर्थ उसका हो। जैसे सारे के सारे, जैसे लाल छत, जब हमने लाल शब्द बोला तो हमारे सामने एक लाल इमेज आ गई कि उसका एक खास जो रंग होता है वो आ गया हमारी आंखों। छत, पेंसिल और भी बहुत, जैसे पुस्तक है ना, कॉपी या मेज, कुर्सी। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उनका एक ही अर्थ होता है जो हम सामान्य भाषा में प्रयोग करते हैं। बच्चों, कुछ भी कठिन नहीं है, आराम से सीखिए। आप बहुत सारी चीजें पहले सीख चुके हैं। तो एकार्थी शब्द, एक अर्थी, जिसका एक ही अर्थ हो वो एकार्थी शब्द हो गया। अगला है अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक से अनेक अर्थ होते हैं, कई अर्थ होते हैं। अनेक अर्थी, अनेक अर्थों वाले वो अनेकार्थी शब्द हो गए। जैसे एक शब्द होता है अंबर। अंबर शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक होता है आकाश और दूसरा अर्थ है इसका वस्त्र। बच्चों, आपने पीतांबर सुना होगा कि पीतांबर, श्वेतांबर। पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र। पीला वस्त्र धारण कर, कहते हैं ना कि विष्णु भगवान पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो हो गए पीतांबर। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। इसी प्रकार से आकाश और वस्त्र। अब बच्चों आप देखिए, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको 2-2 अर्थ है आपके लिए लिखे गए। देखिए, इनको आप लिख सकते हैं। अंक। अंक का अर्थात होता है संख्या, अर्थात जैसे 1 2 3 4 5 ये सारी संख्याएं हैं। और अंक का मतलब होता है गोद।
इसी प्रकार से है पत्र। पत्र का मतलब खत, चिट्ठी कहते हैं ना, पत्र आया, चिट्ठी आई, खत आया, ये उसके पर्यायवाची है। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ है पत्ता। जैसे आपने संस्कृत में पढ़ा होगा इदम पत्रम, है ना। तो ये पत्र, पत्र का मतलब पत्ता भी होता है। सोना, सोना एक तो है नींद कि मैं सो रहा हूँ, मुझे सोना अच्छा लगता है, और दूसरा है स्वर्ण। स्वर्ण अर्थात जो धातु होती है, सोने की धातु। जैसे कहा गया मुझे स्वर्ण आभूषण अच्छे लगते हैं, ये हार सोने का है, तो ये इस प्रकार से ये सोना हो गया। वर, वर का अर्थात है श्रेष्ठ, और वर का मतलब है दूल्हा। आपको जब शादी ब्याह के कार्ड मिलते हैं तो उसमें वर वधू के नाम लिखे जाते हैं। वर का मतलब दूल्हा, वधू मतलब दुल्हन, तो वर माने श्रेष्ठ। इसी प्रकार है कुल, कुल का मतलब है योग। जब हम जोड़ करते हैं तो हम नीचे लिखते हैं कुल, कुल कितना हुआ, तो ये हुआ योग। और वंश, जैसे कहा गया वो अच्छे कुल की स्त्री है, या वो अच्छे कुल का पुत्र है। भगवान राम के लिए क्या कहा जाता है, रघुकुल, तो वो रघुकुल, रघुवंशी हैं, तो इसलिए उनको वंश का मतलब हुआ कुल। अब बच्चों आप देखेंगे संज्ञा। संज्ञा आप बहुत पहले से जानते हैं और संज्ञा के बारे में भी जानते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं आज हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि संज्ञा के प्रकार देखिए कितने होते हैं। संज्ञा का जो स्थान वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का पहला प्रकार है इसका जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के हुए 5 प्रकार। सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति के स्थान का नाम का बोध होता है वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, गुलाब, लखनऊ, गीता, चेतक, आम, ये सारे नाम हैं। तो ये तो हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे फूल, फल, पशु, पक्षी। अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि जो हमारी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा भी हो सकती है। जैसे देखिए बच्चों, इस पर एक फूल बना हुआ है, ये फूल है गुलाब का। जब हम इसको कहेंगे गुलाब तब ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर हम केवल कहते हैं यह एक फूल है तो फूल की अनेक जातियां हो सकती हैं, तो फूल एक जाति का प्रकार हो सकता है, तो अब ये जातिवाचक संज्ञा होगी। महात्मा गांधी जी का चित्र है, अगर हम कहेंगे महात्मा गांधी तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह एक व्यक्ति का विशेष नाम है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि महापुरुष हैं तो महापुरुष क्या हो जाएंगे, वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। या नेता है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ये देखिए ताजमहल, ताजमहल क्या है, ये नाम है किसी इमारत का, तो ये ताजमहल हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हमने ये कहा कि आगरा की ये इमारत बहुत खूबसूरत है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह ये है मुर्गा, ये मुर्गा आपको दिख रहा है बच्चों, ये मुर्गा ये पक्षी का विशेष नाम है, तो हम इसको ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हमने ये कहा कि यह एक पक्षी है तो यह हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके गांव का नाम, आपके घर का नाम, आपकी इस पुस्तक का नाम मंजरी, अगर हम इसको कहेंगे मंजरी तो ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हमने ये कहा कि यह एक पुस्तक है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो बच्चों आशा करती हूँ जातिवाचक संज्ञा आप समझ हो गए। अब आप अपने पाठ की तरफ आए। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जो है वो कभी भी क्या होती है, वो देखी नहीं जा सकती, वो एहसास की जा सकती है। जैसे ये सारे विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई, सहनशील, सहनशीलता, कोमल, कोमलता, समान, समानता, भावुक, भावुकता, कठोर, कठोरता, गुलाबी से गुलाबीपन। इस प्रकार अनेक संज्ञाएं आप बना सकते हैं। अब बच्चों आप देखिए कि ये कुछ प्रश्न है, आप इनका उत्तर लिखेंगे कि रेलगाड़ी के डिब्बों वाला स्कूल देखकर तोतो चांद ने क्या अनुभव किया। हेडमास्टर जी का दफ्तर कहाँ था। तोतो चांद के पिता क्या बजाते थे। तोतो चांद ने हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा। ये गृह कार्य है बच्चों आपकी, जो कि आपके पाठ के पीछे दिया गया हुआ है।
इन शब्दों के आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है और इन शीर्षकों के आधार पर स्कूल पर कुछ वाक्य लिखने हैं। आपके स्कूल का भवन कैसा है, आपकी कक्षा और बच्चे कैसे हैं, आपके स्कूल में पानी की क्या व्यवस्था, हैंडपंप है, तो इन पर तो आपको वाक्य लिखने हैं और आपको अपने स्कूल का एक सुंदर सा चित्र भी बनाना है कि आपका विद्यालय कैसा है। आज के पाठ का एक भाग हमने पढ़ा, अगला भाग हम दूसरी